अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। होप कि आप सब लोग जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे, खुश रहिए। और साथ ही जो है वो आपको पता है कि सुबह 9 बजे जो है वो खास किस्म का एक प्रोग्राम जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी डिफरेंट पर्सनैलिटीज से जिन्होंने अपने शोबे में जो है वो बड़ा काम भी किया है और अपने शोबे से हट के भी जो है वो बहुत सी जो है वो ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें लोगों की मदद भी शामिल है और दूसरी चीजें जिससे जो है वो लोगों का भला हो सके, कुछ अच्छा काम हो सके। तो ऐसे लोगों को हम चुन के जो है वो इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं और आपसे मुलाकात करवाते हैं, ताकि हमारे लोगों में जो है वो एज अ मोटिवेशन आपको जो है वो कुछ करने का मौका मिले, और जो लोग कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें इन लोगों को देख के जो है वो हौसला भी मिले। तो आज की जो हमारी मेहमान है उनका ताल्लुक भी जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी भी है कि जो शोबे के लिहाज से तो डॉक्टर हैं, लेकिन वो जो काम कर रही हैं वो बड़ा ही आप उसे कह सकते हैं कि लोगों की खिदमत और खिदमत खल्क जो है वो कर रही हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अस्मा अली साही, और CMH में होती हैं और माशाल्लाह जो है वो चाइल्ड लेबर के हवाले से भी बड़ा काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तो आप हैं ही हैं जी, लेकिन ये जो एक आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, लोगों की खिदमत कर रही हैं, खासतौर पर चाइल्ड लेबर के हवाले से आप काम कर रही हैं, इस हवाले से जरा हमें बताइएगा। बेसिकली जो है ये शुरू मेरी बहुत छोटी एज में हुआ। मैं कुवैत स्कूल में, इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। अच्छा जी, तो हमारी फैमिली उधर होती थी। वहां से हम लोगों की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वो प्रेजेंट कर रहे थे यूनिसेफ की एक फोरम में। अच्छा, वहां से जब मैंने प्रेजेंट अपना किया, मैंने एक डिबेट की जिसपे मैंने इशू जो लिया था वो हमारी उस अवाम के लिए था जो कि तालीम से महरूम रह जाते हैं। अच्छा, सही। तो उसमें मेरा इतना हायर लेवल पे गया वो इशू कि उन लोगों ने फिर मुझे सिलेक्ट किया एज अ चाइल्ड वर्कर। जबरदस्त जी। और वो फिर उसके बाद प्रेजेंट करते 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 फिर मैं यूनिसेफ की हायर लेवल पे चली गई। फिर जब मैं पाकिस्तान आई अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो फिर यहाँ पे है एक OCF, ऑफिस ऑफ चाइल्ड फैसिलिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, OCF। इस सेंटर के साथ जब मेरा लिंक अप हुआ तो फिर हम लोगों ने बड़े पैमाने पे जाके काम करना शुरू किया। वहां से हम लोग जाते थे स्लम्स में, छोटे शहरों में जाते थे जहाँ के हम तालीम के लिए लोगों के जहनों को उजागर करते थे कि वो किस तरह अपने बच्चों को जो कि काम के सिलसिले में मुश्किल टास्क था जो आप करते थे और आपको दिया गया। और यूनिसेफ इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, और आप जैसे जो है वो काबिल लोगों को उन्होंने जो है वो इस काम के लिए जो वो लगाया हुआ, तो चलिए अच्छा है। तो ये कितना मुश्किल टास्क था ऐसे जो है वो स्लम्स एरियाज में जाके ऐसे लोगों को मोटिवेट करना, उनको इस तरफ लेके आना जिनको पता ही नहीं है कि तालीम है क्या और एक काबिल शख्स होता क्या है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से किया। जब हम लोग पहले जाते थे वहाँ पे काम के लिए, तो लोग हमें ये समझते थे कि ये लोग हमें किसी गलत काम में लगाने के लिए आ रहे हैं, ये तो हम लोगों से हमारे बच्चे छीन के ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की उनके जो है माइंड सेटअप हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो लोग इस चीज को, माएँ जो है वो ज्यादा अच्छा परसीव कर लेती थी। हम लोगों ने ये कंपैरिजन भी किया कि माएँ अपने बच्चों की फलाह के लिए ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी एज कम्पेयर टू उनके फादर्स। वो थोड़ा सा हेजिटेट करते थे कि अगर हम इन बच्चों को तालीम पे लगा देंगे तो हमारे घर को कौन चलाएगा, कमाएगा कौन। बिल्कुल ठीक। तो ये सिलसिला जो था ये थोड़ा सा मुश्किल, हमें मरहलावार उनके जहनों को थोड़ा सा क्लीन करने में, उनमें एक शम्मा रोशन करने में हमें बहुत वक्त लगा। इसके लिए बजट भी चाहिए होता था। ऑब्वियसली कोई भी चीज ऐसी नहीं होती। हम उन्हें गिफ्ट्स भी दिया करते थे, हम उन्हें थोड़ा सा राशन भी दिया करते थे ताकि उनका माइंड ये चीज जो है डाइवर्ट कर सके कि हमारे बच्चे ही सिर्फ घरों में राशन नहीं लेके आएंगे। देयर आर सम कैंपेन्स जो कि हम लोगों को पहुंचा देंगे। बिल्कुल ठीक है। ये हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान को ही क्यों चूज किया गया है इन सारी चीजों के लिए। सही, क्योंकि पाकिस्तान में 3rd हायर रेशो है कि जहाँ 11 मिलियन बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी, जहाँ पे चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। हमारे यहाँ बच्चों को महरूम कर दिया जाता है इवन कि उनकी बेसिक खाने पीने की अशिया से। बिल्कुल ऐसा ही। 11 घंटे वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अगर हम इसका मवाजना किया जाए दूसरे ममालिक से जो कि इस वक्त डेवलप्ड हैं, अगर हम उनसे मवाजना करें तो वहाँ पे बच्चों के लिए तालीम के लिए भी सिर्फ 7 घंटे दिए जाते हैं। सही। लेकिन पाकिस्तान में 11 घंटे उनसे काम करवाया जा रहा है। मतलब पढ़ाई तो दूर की बात, उनसे
काम करवाया जा रहा है, उनसे मेहनत मुशक्कत करवाई जा रही है, वो भी 11 घंटे की जो हमारी नौकरियां उन्हें दी जाती हैं, सही सही, वो उनकी उम्र से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीजें जो थी, ये 8 घंटे ही बहुत होते हैं, तो ये तो 11 की बात आ गई। हम अगर अपनी शोबे में बात करें तो हम लोग जो है वो स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं कि हम लोगों को ज्यादा काम करने का कह दिया जाए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो मासूम बच्चे जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, उनसे औजार के साथ हम लोग ही काम करवाते हैं। डॉक्टर अस्मा, ये जिंदगी का एक मुश्किल टास्क था जो आपको दिया गया, और मैं समझती हूँ कि किसी भी डॉक्टर के लिए, स्पेशली अपने पेशे को सामने रखते हुए, फिर ये एक्स्ट्रा एक इसको एक्टिविटी है, ये एक्स्ट्रा एक फेवर है, लोगों की मदद का जज्बा है जो आप लेके आगे चली, और यूनिसेफ के इदारे के साथ जो है वो आपने मिलकर जो है वो काम किया, फिर यहाँ पर जो है वो आप बाकायदा तौर पे अभी भी जो है वो इससे रिलेट है। तो मुझे ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा बच्चे आपसे जो है वो अटैच हुए, या वालिदैन ने भी इस बात को समझने की कोशिश की कि आप जो उन्हें समझाने के लिए वहां पर आई हैं, उससे कितना फायदा हुआ? आपने ये जो पॉइंट रेज किया ना, सबसे आपकी अहम बात ये कि बच्चे जो थे ना, हाँ, वो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते थे, और बच्चे खुद बढ़कर कहते थे कि हमें ये काम नहीं करना, हमें पढ़ने का शौक है। जब हम उन्हें किताबें थमाते थे तो वो उन्हें देखकर, वो उन्हें पढ़कर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते थे, और वो ये कहते थे, जब भी मैं किसी से पूछती थी कि बेटा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उन सबका ये होता था, हम टीचर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। कोई भी ये नहीं कहता था कि हम लोग किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करना चाहते हैं, हम सिलाई की किसी चीज को, जैसे फुटबॉल की सिलाई करने के लिए हम लोगों ने ये नोटिस किया कि फैसलाबाद वाली साइड पे वहाँ पे फुटबॉल फैक्ट्रीज जो बनाती हैं, वहाँ पे सब के सब 10 साल से कम उम्र बच्चे थे। सही। अब आपको मैं किस तरह बताऊं, हमारे मुल्क का अलमिया है कि उनके हाथों में सुइयां लग के वो सारी की सारी सोजन हुआ करती थी, जिन पे फिर हम लोग उन्हें मरहम वगैरह भी फ्री देते थे। डॉक्टर साहब, कितने बच्चों को आप इन तमाम चीजों से निकालने में अब तक कामयाब रही हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब भी आपके माइंड में हैं कि अगर ऐसे नहीं, मुझे ऐसे थोड़ा मौका और दिया जाता तो मैं मजीद इसमें काम कर सकती थी, या कर रही हैं? मजीद आपकी प्लानिंग्स क्या हैं? और सबसे पहले तो मुझे ये बताया ना कि कितने लोग, कितने बच्चे जो है वो आपने इस सिचुएशन से निकाले? हम लोगों ने जो बेसिक सारा काम किया ना, वो हम लोगों ने गुजरांवाला में किया, फैसलाबाद में किया। उसके बाद जो हमारे ये शादरा वगैरह के जो छोटे छोटे स्कूल्स थे, और वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे कच्ची बस्तियां बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने उनमें जाकर जो लोगों को किताबें और ये सारी राशन वगैरह की स्कीम जो चलाई थी ना, वो काफी हद तक हम लोग ये कह सकते हैं कि वहां से 500 to 1000 जो हम लोगों के पास स्टूडेंट्स जो थे वो अवेलेबिलिटी हुई थी। फिर उन्हें गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है हम लोगों ने दाखिले करवाए उनके। देखिए, असल में इशू ये होता है कि जब हम लोग किसी चीज को लेकर चलते हैं तो हमें बाहर की इमदाद तो काफी नाकाफी होती है, लेकिन हम लोगों को अपने घर से भी कुछ ना कुछ दिए जलाने पड़ते हैं। तो अभी हम लोगों के लिए जो बेसिक इशू वो ये आ रहा था कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जो है उनको दाखिल करवा सकते थे। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने के लिए बच्चों को जो चीजें चाहिए होती हैं, वो ये चाहिए होती हैं कि वो उनके एक तो माँ बाप जो हैं वो उस चीज के लिए विलिंग हो। हाँ, पहले तो तैयार होना कि बच्चों को जो है वो पढ़ने के लिए भेजना है, क्योंकि यहाँ तो हमारे माशरे में अलमिया ये है कि वो कहते हैं ये बच्चा तो हमारा कमाने के लिए है, आप इसको उठा के जो है वो पढ़ाई पे लगा रही हैं, तो हमारे घर के खर्चे और अखराजात कौन पूरे करेगा? इस चीज से उनको निकालना, और फिर अगर उनकी आप क्या माली इमदाद भी करते थे कि वो अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाई की तरफ ले जाए, तो उनकी कुछ जो है वो मंथली कोई माली इमदाद वगैरह हो जाए, ऐसा भी कुछ सेटअप था? जी, असल में ये जो सेटअप था वो इस तरह था कि हम उनके फादर्स जो थे बच्चों के, मोस्टली फादर्स जो थे, उनको हम लोगों ने छोटी छोटी नौकरियों पे लगवाया। यूनिसेफ का जो इदारा मैंने आपको बताया, OCF, उसमें छोटी छोटी नौकरियां उन्हें दी, ताकि वो उन लोगों की ये रिलायबिलिटी जो उनके बच्चों पर आ चुकी हुई है वो खत्म होकर उनके कंधों पे वो जिम्मेदारी जाए, ताकि वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे। उनमें से कितने ऐसे वालिद थे जो ये काम करना ही नहीं चाहते थे? आपको यहाँ पे भी मुश्किलात आई होंगी, आपको ये भी चीज जो है वो उनको समझाने में और करने में आई हो, क्योंकि बच्चों से काम करवाना उनको ज्यादा आसान लगता है, और खुद बैठकर खाना तो बहुत आसान है ना। तो अब जब खुद आपको कमाना पड़ता है या जाना पड़ता है, तो ऐसे वालिदैन जो ये चाइल्ड लेबर जो है हमारे यहाँ, इनके तो वालिदैन को बैठ के खाने की आदत है। आप उनका माइंड चेंज करने में जो है किस हद तक कामयाब हुई? कितने वालिद ने जो है वो खुद काम किया? कितने वालिद ने आपको ही साफ जो है वो अल्फाज मुंह पे कह दिया कि जी आप चली जाए यहाँ से, हमें टेंशन ना दें? बिल्कुल, ये इन चीजों का बहुत दफा सामना करना पड़ा है कि उन्होंने हमें कहा कि आप क्या हमारे घर के खर्चे चलाएंगे कि आप हम लोगों को इस तरफ बुला रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने शो के आगाज में कहा कि जो उनके
वालिदैन थे उनमें से जो माएँ थी वो बहुत ज्यादा सरगर्म थी इस मामले में. वो चाहती थी कि हम लोगों से ज्यादा हम लोगों के बच्चे जो हैं वो पढ़ें और हम लोग काम कर लें. सही. तो मैंने आपको बताया कि हम उन्हें छोटी छोटी नौकरियां दिलवाते थे. ठीक. जैसे कि कैंटीन में वेटर्स वगैरह ऐसी नौकरियां दिलवा दी, और उसके अलावा उनकी माओ को हेल्पर्स के तौर पे वहां पे स्कूल्स वगैरह में उनकी जॉब्स वगैरह का अवेलेबिलिटी करवाई. तो माएँ जो थी उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले किया कि उन लोगों ने कहा कि हम लोग जॉब करेंगे लेकिन हमारे बच्चों को तालीम मुफ्त दिलवाई जाए, मतलब हमारी तरफ से एक पैसा ना लगे, ये वाली चीज उनकी भी जायज है. सही है. मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इस लिहाज से ये देना चाहूंगी कि अगर हम लोग अपने वर्ल्डली इनकम पर कैपिटा देखें जो कि साल में एक इंसान पे इनकम आनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि उनकी सेहत को अच्छा रखने के लिए वो $1,600 होती है. सही. लेकिन अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का देखें और अगर अपने मुल्क में देखें तो सिर्फ $6 पर कैपिटा इनकम उनकी बनती है. ठीक. $6 एक इंसान एक दिन में कमा रहा है और वो एवरेज लेवल पे. अभी हम बिलो एवरेज को नहीं डिस्कस नहीं कर रहे. बिल्कुल ठीक. वो एवरेज लेवल पे जा रही है ये बात. तो अगर हम उनको मवाजना करें तो जहां 1,600 जो है डॉलर कमाए जा रहे हैं, जहां पे $6 हम एक बंदे को घर भेज रहे हैं, जिसमें उसके 4-5 से कम बच्चे नहीं हैं. ठीक है. तो वो बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है इस सोसाइटी में. और उनके खाने में, उनकी जहनी तनाव आने में इस चीज को बहुत ज्यादा रोल प्ले हो जाता है. अब डॉक्टर साहबा, आप जो है वो इस सारी सिचुएशंस को हैंडल कर चुकी हैं. आप ये सब अच्छा और बेहतरीन काम जो है वो अवाम के लिए कर रही हैं, चाइल्ड लेबर के लिए कर रही हैं. अब मुझे ये बताइएगा कि इन प्रोसेस जो है वो आपकी ड्यूटीज में क्या क्या शामिल है? इन प्रोसेस अभी मैंने शुरू किया है. अभी मैंने रिसेंटली ग्रेजुएट किया CMH मेडिकल कॉलेज से ही. अच्छा. तो उसके बाद मैंने वहीं पे अपनी कम्युनिटी मेडिसिन में जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की. ठीक. हमारे कर्नल अशरफ हैं, कम्युनिटी हेल्थ जो उनकी डिपार्टमेंट है उसके HOD हैं. ठीक. उन्होंने मुझे मेरे पास इन सारे वर्क के बेस पर मुझे चूज किया एज अ डेमो वहाँ पे. अच्छा. और मैं वहाँ पे 4th ईयर MBBS को जो है वो टीच करती हूँ. ठीक. और हम लोगों का जो बेसिक प्लान अप था वो ये था कि हम लोग किस तरह अवेयरनेस लेके आ सकते हैं. जैसे कि अब हमारी सिचुएशन कोरोना की फैली हुई, तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की है, बहुत ज्यादा काम किया है इस सिलसिले में. और कोरोना के पेशेंट्स को खुद भी मैंने जाके हैंडल भी किया है. मैंने उसमें वार्ड में भी वॉलंटरली काम किया है. हमारे CMH के जितने सिपाही वगैरह आते थे कोरोना के साथ, हम लोग उनको डील करते थे. फिर हम लोगों ने सिविलियंस के जितने कैंप बने हुए थे. ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है. यहाँ तो जो है वो कोविड से शायद परेशान होकर हम भी जो है वो बाहर निकलने को तरजीह नहीं देते कि हम बाहर जाकर जो है वो शो करें. हमें भी ये कोशिश होती है कि चले हम जो है वो इंडोर जो है वो बैठ जाए सुकून से. लेकिन ये आपने बहुत बड़ा काम किया. और इस चीज से देखिए फाइट करना और इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए आप माशरे में, जाहिर बात है फिर वो लोग कहाँ जाएंगे अगर आप लोग भी उन्हें नहीं देखेंगे. हमारे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो भी उनकी जो है वो केयर नहीं करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे. ये तो बहुत बेहतरीन आपने जो है काम किया. ये कैसा लगता था, महसूस कैसा होता था उस वक्त जब उनको डील कर रही होती थी? दिल में खौफ तो होता होगा या टेंशन, घबराहट तो होती होगी? जब मैं पहले दिन घर गई तो मेरे घर वाले मुझसे दूर भाग रहे थे. आपको अजीब सा नहीं लग रहा था कि ये मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं आज? मैं बेसिकली खुद भी उनसे दूर भाग रही थी. इनिशियली जब हम लोगों में वो सारी सिचुएशन को था, माइंडसेट हो चुका है हमारा, वो हम लोगों ने लोगों को तो बचाना ही था. लेकिन जब अपने पे बात आती थी तो ये चीजें थोड़ी सी ना बॉदर करती थी कि जब आप अपने घर से जा रहे हो तो अपने घर में भी लेके आओगे ना. बिल्कुल. तो वो जरासीम से लड़ना जो था वो कहने की बात बहुत आसान थी. लेकिन उस मैदान में उतरना थोड़ा सा जो था वो मुश्किल था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के उस टाइम पर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने भी काफी जो हमारी PPEs थी वो हमें प्रोवाइड की. PPE पहन के जाते थे, लोगों को चेक करते थे. असल में अब आपसे जो एक बात मैं शेयर करना चाहती थी वो ये था कि हमारी अवाम में उस टाइम में बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस आई थी. सही. वो सबने अपना अपना रोल प्ले किया. वो सारी अवेयरनेस जो है वो खत्म हो चुकी है. बिल्कुल. अभी उन्हें लगता है कि कोविड जैसी कोई चीज जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है. अभी आप जो है वो लोगों को देख लें कि मास्क भी उस तरीके से वेयर नहीं हो रहा. सैनिटाइजर तो खैर भूल ही गए ना कि सैनिटाइजर जो है वो हमारे पास जो है वो होना चाहिए. लेकिन ये क्यों है? इस तरह से लोगों ने जो है वो अपना माइंडसेट क्यों कर लिया? क्या हमने जो है वो इस कोविड के साथ जीना सीख लिया है? हमारा जो है वो माइंड ऐसा हो गया है, या फिर जो है वो जो हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो सही तरीके से जो है वो उस तरह से गाइडलाइन नहीं दे पाए
कि भाई ये कोविड है क्या, कितना खतरनाक है, नहीं है। हमने इसको ये तो बता दिया कि इससे बंदा जो है वो बड़ी जल्दी रिकवर हो जाता है, 98% लोग जो है वो बच जाते हैं, लेकिन हमने ये क्यों नहीं बताया कि जिसको कोविड हो जाए उसके बाद उसको एहतियात की कितनी जरूरत हो जाती है, और मुख्तलिफ और बीमारियां जो उस पर इफेक्ट करती हैं और जो उसके साथ होता है, फिर वो वाली चीज भी तो जो है वो रुख भी तो दिखाना चाहिए था। बिल्कुल दिखाना चाहिए था। बल्कि इसमें आपकी इस बात में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अब जो है सेकेंड वेव जो आ रही है वो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट स्ट्रेन्स के साथ आ रही है। जो पहले हमारा कोरोना वायरस था, सही, उसके स्ट्रेन्स जो थे वो डिफरेंट थे। मतलब उनकी एक अपनी स्ट्रक्चर होता है, वायरस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हर अटैक पे वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ बदलता रहता है ना, बदलता रहता है, उसमें जो है वो चेंज आता रहता है। अब जो सेकंड स्ट्रेन आया है, सेकंड वेव, जिसे हम दूसरी लहर भी कह रहे हैं, तो उसमें जो वायरस आ रहा है, इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो पिछले वाले पुराने वायरस से ज्यादा मुश्किल है स्टडी करना, खतरनाक है जी बहुत। तो जो वैक्सीनेशन पे बनाई जा रही है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो के ट्रायल्स हो रहे हैं तो वो कामयाब हो गए हैं, बस अब वैक्सीन आ जाएगी। पाकिस्तान में पिछले 6 महीने से जो है वो ये ट्रायल्स जो है वो चल रहे हैं, और आप ये देखिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो जारी हैं, बट अभी तक जो है वो हम कोई फॉर्चुनेट नहीं बात कर सके कि क्या ये जो है वो पॉजिटिव जो है उसका एस्पेक्ट होगा या नहीं होगा, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा ऐसे पेशेंट को या नहीं। लेकिन अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो वहां से जो है वो हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है जी। वहां जो है वो अभी एक टेक्नोलॉजी जो है वो मुतारिफ कराई गई है, और एक वैक्सीन के थ्रू जो है वो कहा जा रहा है कि 98% लोग जो है वो कोरोना पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। वहां उनकी रिसर्च जो है वो पूरी प्रॉपर जो है वो इस पर है। तो आप क्या समझती हैं एज अ डॉक्टर, आप इस चीज को मानती हैं कि उनके पास कोई ऐसी वैक्सीन मौजूद है? क्या इसमें 100% श्योरिटी है? एज अ डॉक्टर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, और एक आम आवाम के लिए भी, जो हमारे लोग जो है वो सुबह सुबह बैठे जो है वो आप जैसे डिटर्मिनेंट लोगों को जो है वो सुन रहे हैं, तो ये बताइएगा कि आप मानती हैं इस चीज को, कैसी वैक्सीन आ सकती है कि जिससे जो है वो प्रॉपर तरीके से हम इस खतरनाक वायरस से जो है महफूज रह सकते हैं? जी, वैक्सीनेशन बिल्कुल आ सकती है, लेकिन वैक्सीनेशन के आने के लिए एक स्पेसिफिक वक्त और एक मुद्दत चाहिए होती है। कभी भी नहीं ऐसा होता कि एक वैक्सीनेशन इतनी जल्दी जो है वो निकल आए, और उसके लिए वैक्सीनेशन के आने पर उसके कितने हजारों ट्रायल्स हमें जो है वो प्रेजेंट करने पड़ते हैं। जैसे कि मेरा ताल्लुक पब्लिक हेल्थ सेक्टर से है, तो हम लोग जो है वैक्सीनेशन को तब तक हम अप्रूव नहीं करेंगे जब तक कि वो 1000 पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हमें दे नहीं सकेगी। ठीक है, उनकी तरफ से वो सारे के सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन अभी ये सारी जो अफवाहें इधर उधर से आती हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने कंफर्म जो न्यूज है वो नहीं दी। और उसके लिए उनके जो कंफर्म न्यूज आएगी उसके लिए उन लोगों की क्लिनिकल ट्रायल्स के सक्सेसफुल रेशो जो है वो 1000 से ज्यादा पेशेंट को अगर वो ट्रीट कर चुके होंगे, उनको ट्रीट करके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो फिर उसे अप्रूव किया जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक। और जैसा कि आपने कहा कि अब हमारी आवाम जो है वो समझ रही है कि कोरोना चला गया है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपकी इसी बात पे कि जो ट्रायल्स हमारे यहाँ भी पिछले 6 माह से हो रहे हैं, उनमें भी यही मसाइल आते हैं कि जो भी नया स्ट्रेन आता है वो पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा होता है। तो अगर एक स्ट्रेन की वैक्सीनेशन आ भी जाएगी तो क्या वो दूसरे स्ट्रेन को उस पर इस तरह अफेक्ट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए वैक्सीन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि वो उसका स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो, बिल्कुल ठीक, और वो सारे के सारे स्ट्रेन्स को कवर करे, ना कि वो 1 या 2 के लिए स्पेसिफिकली बनाई जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आई हुई हैं और आपके ये तो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो बातचीत चल रही है, लेकिन जाहिर है कि हमारे नाजरीन ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, अपना टाइम कितना जो है वो घर वालों को देती हैं, कितना आप जो है वो अपने प्रोफेशन को देती हैं, और कितना जो है वो यूनिसेफ के कामों को देती हैं। ये तमाम चीजें मैनेज कैसे होती हैं? बहुत मुश्किल होता है मुझे मैनेज करने में। मुश्किल क्वेश्चन है। बिल्कुल। घर में असल में ये होता है कि मैं आई एम अ वेरी अर्ली राइजिंग पर्सन। मॉर्निंग में सुबह उठती हूँ और फिर थोड़ा सा जॉगिंग वगैरह करती हूँ। अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मैं, डॉक्टर्स करते भी नहीं है। बिल्कुल नहीं करती। तो उसके बाद फिर ऐसा होता है कि अपने काम पे चली जाती हूँ इधर और उसके बाद फिर थोड़ा सा, जैसे कि अब हमारे कोविड में भी बड़ी अच्छी ये चीज आई हुई थी, ऑनलाइन वर्किंग करती हूँ। अच्छा। और ऑनलाइन वर्किंग में बहुत ज्यादा जो है वो स्पेक्स इसलिए अच्छे हैं कि आप घर में बैठ के आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आप पहले भी लैपटॉप जो थे वो घरों में यूज होते थे, कामों पे यूज होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन जो हमारे पास आ गई हुई है, एप्स वगैरह आ गई हैं, उसके थ्रू मैं काम करती हूँ ताकि मैं भी कोरोना से बच सकूँ और दूसरों से भी मेरा कम एक्सपोजर हो। बिल्कुल ठीक है। और बस उसके बाद फिर थोड़ा सा फैमिली हमारे बहुत
से डॉक्टर्स भी जो है वो इससे इफेक्ट हुए और बहुत सारे जो है वो जाहिर बात है कि ये भी एक दुख और तकलीफ की बात है, बट वो इतना अहम अपना फरीजा सर अंजाम देते हुए जो है वो इससे इफेक्ट हुए, तो हम इसमें जो है वो यही कहेंगे कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए ही जो है वो ये कुर्बानी दी है। बहरहाल डॉक्टर साहब, कुछ चीजें होती हैं जो इंसान अपनी मर्जी से कर रहा होता है, कुछ चीजें होती हैं जो उससे करवाई जा रही होती हैं। इन तीनों प्रोफेशन में से कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो आप शौक से कर रही हैं? इन तीनों प्रोफेशन में से कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जिसमें मेरा शौक शामिल ना हो। सही। क्योंकि जो इंसान काम कर रहा होता है, जब तक उसकी अपनी मर्जी और उसकी जो है वो चाहत ना शामिल हो, सही, तो तब तक वो उसे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, वो उसे वक्त दे ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारी चीजें जो थी वो मुझ में इनकलकेटेड थी, मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी थी और कुछ फैमिली ने भी सपोर्ट किया, और अल्लाह ताला का कुछ इस तरह करम आता गया कि मैं हर चीज को मैनेज करती गई। एक दफा तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा थर्ड प्रॉफ चल रहा था मेरे एग्जाम से थर्ड ईयर में। अच्छा। तो उसके साथ जो थे हम लोगों को एक पूरा प्रोजेक्ट मिल गया कि जिसमें हम लोगों ने जाकर चाइल्ड अब्यूज के ऊपर एक काम करना था। ठीक। तो 2016 की बात है, तब मोहम्मद रफीक साहब गवर्नर पंजाब होते थे। तो उसमें जाकर हम लोगों ने पेंटिंग्स के थ्रू जो थे वो हम लोगों ने अपना आइडिया जो था वो कहना था। तो वो मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी कि उसमें किस तरह मैंने पेंटिंग बनाई, जिसमें चाइल्ड अब्यूज को मैंने दिखाया कि हम किस तरह जो है खुद ड्रॉ की आपने वो पेंटिंग? जी, वो मैंने पेंटिंग होती थी। जबरदस्त, क्या बात है। इसका मतलब है कि फाइन आर्ट्स की भी अच्छी स्टूडेंट रही हैं आप। बिल्कुल। काफी कुछ मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो है ना वो मिक्सचर है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी मुझे ऐसी क्वालिटीज दी हैं कि मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो आपने उस तस्वीर में जो दिखाने की कोशिश की, उससे क्या फायदा हासिल हुआ? लोगों ने उस चीज को कितना समझा? आपको कितना जो है वो उससे अच्छा रिस्पांस मिला और कितनी जो है वो कंट्रोवर्शियल उसको कहा गया? अब वो जो था ना, उसमें मैंने वहाँ पे 50 हमारे स्कूल्स थे, छोटे बड़े, लाहौर के। अच्छा। लाहौर के, गिरदोनवा के। अच्छा। जितने हमारे गुजरांवाला लगा लें, इन सब के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुजरांवाला में काफी काम किया आपने। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ के सारे स्कूल्स के बच्चे आए हुए थे। हमने सिर्फ पेंटिंग नहीं दिखानी थी, हम लोगों ने उसका पूरा का पूरा बताना भी था, अल्फाज के जरिए पेश करना था। तो उसमें फिर मैंने उन बच्चों को ये सारी चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाई। अच्छा। कि किस तरह लाइव जितने बच्चे वो वहाँ बैठे हुए थे उन सबको हम लोगों ने गाइड किया कि आप किस तरह महफूज हाथों में रह सकते हैं। हमने उन लोगों को बताया कि आपने एक अच्छा हाथ होता है और एक बुरा हाथ, आपने बुरे हाथ से अपने आप को किस तरह महफूज रखना है, सही, और सही, अच्छे हाथों में किस तरह खुश रहना है। सही है। असल में हमारे माशरे में यही एक प्रॉब्लम रही कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा दूर रहे डॉक्टर साहबा, और बच्चे जो है वो अपनी कोई भी पर्सनल बात जो है ना वो कभी अगर माँ से करना चाहते हैं तो माँ चुप करा देती है, अपने जो है वो बाप के पास जाते हैं तो वो उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने मोबाइल फोन में बिजी है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाए। मैं यही कहती हूँ कि आज अगर हमारे जो है वो माशरे में ये तमाम चीजें हो रही हैं तो इसमें वालिदैन का भी बहुत अहम किरदार है। अगर वालिदैन सुन ले कि बच्चा क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है। अब होता काफी दफा ऐसे है कि हमारे यहाँ रेयर केसेस हैं कि जिसमें जो है वो बच्चा निशानदही कर भी रहा होता है कि कुछ ऐसी चीज जो है वो उसके साथ हुई है, लेकिन माँ बाप मानने के लिए तैयार नहीं होते। इस सिचुएशन में बंदा जो है ना वो फिर बच्चा जो है ना वो उसका बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो डाउन हो जाता है, और वो फिर मोराल जो डाउन होता है फिर वो कभी अप नहीं हो पाता, वो फिर अपनी बात किसी के सामने भी नहीं कर पाता। तो ये चीजें जो है वालिदैन को सीखनी पड़ेंगी, और हम अपने ऐसे प्रोग्राम्स के थ्रू जो है वो ये अवेयरनेस जो है वो लोगों को दे सकते हैं। आपने कुछ अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए इस हवाले से? हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप्स लगाए, और उसके बाद हम लोगों ने उसमें छोटी छोटी ये फैसिलिटीज रखी कि हम लोगों की एक टीम होती थी जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते थे, जिसमें हमारे साथ पीडियाट्रिशियंस होते थे, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह यानी कि जितने हम लोग एक दूसरे को जानते थे, मेरे सर्कल में हम लोग प्रॉपर टीम के साथ जाते थे। वहां पे हम लोगों से जितना हो करता था हम लोगों ने मुफ्त दवाइयां भी देते थे, उनके छोटे छोटे जो ज़हनी इश्यूज थे। आपको पता है कि अगर हम दुनिया भर का रेशो देखें तो हमारे पाकिस्तान में बच्चों में ज़हनी तनाव बहुत पाया जाता है, बहुत ज्यादा है। उनको उनकी मर्जी की लाइफ ही नहीं मिल रही, यहाँ वो अपनी मर्जी की लाइफ जीना ही नहीं, मतलब अगर उनको आप थोड़ा सा स्पेस दे भी दे तो भी इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वो अपने घर के फाइनेंशियल क्राइसिस में इतने जो है वो डूबे होंगे कि वो बेचारे वहीं से नहीं निकल पाएंगे। तो ये सारी चीजें तो हैं। किस हद तक आपने जो है वो लोगों को इस तकलीफ से निकालने की कोशिश में कामयाबी हासिल की? अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 में से कितने % तो आप कितने मार्क्स देंगी अपने आप को? अगर मैं अपने आप को मार्क्स देना चाहूँ तो फिर तो मैं 60-70 में फॉल करूंगी। अच्छा, सही। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग
पेशेंट में देखते हैं, हम लोग उसको चाहते भी हैं कि वो 100% तक चला जाए, सही, लेकिन उसके लिए जो 40% होता है वो सारा का सारा स्ट्रगल उसकी फैमिली को करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी बात समझ रही हैं? यानी कि अगर हम चाहें भी एक फिजिशियन जितना भी चाह सकता है वो 60-70% से आगे नहीं जाता। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी का 40% जो है वो उसकी फैमिली को करना पड़ता है, बिल्कुल, और बाकी उसको पेशेंट को खुद भी स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल, असल में बच्चों को हम लोग इसलिए उस कैटेगरी में फॉल नहीं रखते कि जिसमें वो खुद स्ट्रगल करें। सही, स्ट्रगल करने के लिए उनके पेरेंट्स का ही रोल प्ले होता है। और अगर हम अब बच्चों की बात करें तो बच्चों को छोड़िए, हमारी टीन एज तक इसीलिए डिप्रेशन में जा रही है कि वो ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे माँ बाप जीते हैं। बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो इस सिलसिले में मैं माँ बाप से भी थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों की ज़हनी हालत को समझें और उन्हें इतनी आजादी दें कि वो अपने फैसले छोटे छोटे खुद करें, ताकि वो मुस्तकबिल में जाके अपने मुल्क के लिए भी एक अच्छे शहरी भी बन सकें और एक अच्छे इंसान और एक ग्रूम्ड इंसान बन के निकलें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि आप एक सॉन्ग के हवाले से भी मुझे बता रही थी ऑफ कैमरा कि आपने उस पर बड़ा काम किया है, वो क्या है, उसके हवाले से जरा बताइएगा। जी, बेसिकली मैंने अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज किया है, ख्वाब अधूरे। अच्छा, विद द कोलैबोरेशन ऑफ साही बॉयज। हमारे यूके के जो स्टूडेंट्स थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स, वहाँ उन्हें जो है वो अपनी के हायर एजुकेशन के लिए उनके पास फंड्स नहीं होते थे। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी गवर्नमेंट जो है वो यूके की गवर्नमेंट उन्हें तो फंड्स देती है जो वहाँ के रेजिडेंट हैं और जो दूसरे अपने उनके वहाँ के यूरोपियन कंट्रीज से आए हुए स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन समहाउ मुस्लिम एसोसिएशन के साथ थोड़ा सा जो है वो एक गैर मतनाज़न जो है वो बर्ताव किया जा रहा था। जी, तो हमारी एक ऐसी एसोसिएशन उन्होंने बनाई, मुस्लिम एसोसिएशन, जिसमें उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई की फंड्स जो है उन्हें हायर एजुकेशन के लिए दिए। अच्छा, जो कि अपनी एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर पा रहे थे और जिन्हें अपने मुल्कों में वापस जाना पड़ता था, जॉबलेस हो जाते थे, उनके लिए उन्होंने एक अच्छा फंड सिस्टम बनाया। थोड़ी सी उन्होंने उनकी जो है इनिशियली उनके वहाँ पे रहने के इंतजाम भी किए। ठीक, ये बहुत बड़ा काम था और बहुत मुश्किल काम था। तो ये कैसे आपने इसको किया और किस तरह से जो है वो ये सामने आया, कितनी मुश्किलात हुई, सारा हमें जरा बताइए, क्योंकि ये काफी जो है मिस्टीरियस किस्म का काम है आपका। बिल्कुल, ये बहुत ही जो है समझे एक बड़ा संगे मील था जिसको सर करने के लिए हमें बहुत से अच्छी प्रेस्टीजियस फैमिलीज को इन्वॉल्व करना पड़ा। सही, और वहाँ के रेजिडेंट्स को जो वहाँ पे मुस्तकिल वहाँ के नेशनलिटी होल्डर हैं जो कि पाकिस्तान से गए हुए हैं, इवन के वहाँ पे बंगालीज और श्रीलंकन जो थे, जो मुस्लिम फैमिलीज थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया और उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। नॉट फॉर इवन द स्टूडेंट्स, जो लोग वहाँ पे रहना चाहते थे और जिनके घर चल रहे थे वहाँ की नौकरियों से, उन्होंने उनके लिए एक अच्छी रहने के सिस्टम्स भी उन्हें प्रोवाइड किए। सही, ये दिए से दिए जलता गया और अब उन्होंने फिर अपने लिए एक प्रॉपर एक चैनल बनाया कि वो किस तरह लोगों की मदद लेके थोड़ा सा तो वो उसको प्रमोट कर सकते हैं कि ज्यादा लोगों को उसमें शामिल करें कि एक दिए से दिया जलता जाए। ठीक है, तो उसके सिलसिले में फिर ये हुआ कि मेरे भाइयों ने और मैंने यूके में मेरा उस टाइम चक्कर लगा, तो वहां पे जाके फिर मैंने अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया जिसमें मैंने एक स्टोरी जो थी वो एक रियल फील्ड स्टोरी जो एक गांव में एक बच्ची की थी वो मैंने ली, और मैं उनका नाम तो नहीं मेंशन करना चाहूंगी, लेकिन वो हमारे साथ ही एक पंजाब कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी और माशाल्लाह से फिर वो गवर्नमेंट लेवल पे जाके वहां से डॉक्टर बनी। और वो मेरी कोलीग है बहुत अच्छी। और उनकी ये सारी स्टोरी जो थी वो मैंने डिपेक्ट की कि किस तरह उन्होंने बहुत ही हम्बल और पूर एक बैकग्राउंड से उठकर उनकी किसी ने हेल्प आउट किया उनके तालीम के लिए, उनकी इनिशियल एजुकेशन एक इंसान ने जो है वो उनके प्रमोट करने के लिए उनकी हेल्प की, और फिर अब उन्होंने इस लेवल पे वो पहुंची हैं, वो डॉक्टर हैं, और अब वो मेरे साथ मिलके भी और हमारे साथ काफी ज्यादा। ये गाना किससे बनवाया, इसके पीछे क्या स्टोरी थी और किस तरह की, फिर से लोगों को जो आप लोगों ने इसको देखा उसके बाद आपको फीडबैक क्या मिला? फीडबैक बहुत अच्छा मिला, बहुत लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, जैसे कि अब आज कोहिनूर चैनल में मुझे इनवाइट किया, इन्होंने भी वो अप्रिशिएट किया, तो उन्होंने मुझे इधर इनवाइट करके कि मैं उसके बारे में और ज्यादा अवेयरनेस फैलाऊं। तो उसमें भी बेसिकली हमारा जो बेसिक उसमें इशू रेज करना वो ये था
کہ بچوں کو کام سے اگر ہٹا کے آپ تھوڑی سی ان کی مدد کر دیں گے تو کل کو وہ ایک بڑے انسان بن کے آپ کو عزت سے زندگی گزارنا سکھائیں گے, اور آپ کو بھی وہ مانیٹریلی تو آپ کی اوبیسلی ہیلپ ہو ہی جائے گی جب وہ ایک پروفیشنل لیول پر چلے جائیں گے, لیکن وہ آپ کے لیے ایک عزت کا پروفیشن بھی ہوگا. کیوں نہ ہم وہ سانگ دیکھ لیں, تاکہ جس کی اتنی جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے اور لوگ اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں, تو ہم چل کے جو ہے وہ ڈاکٹر اسما علی صاحی کا جو ہے وہ یہ سانگ دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے. خواب ادھورے کب ہوں گے پورے, ان خوابوں میں کھویا کب جاگا کب میں سویا, یہ دن بھی میرے ہیں یہ راتیں بھی میری, ان سے کہو نہ ہو جائے اب پورے, یہ خواب ادھورے کب ہوں گے پورے. سے قدم چلے رستوں سے رستے ملے, یہ منزلوں کی دوری ہے کیسی مجبوری, پر جانا بھی ضروری انہیں پانا بھی ضروری, ان سے کہو نہ ہو جائے اب پورے, یہ خواب ادھورے کب ہوں گے پورے. سے لفظ لکھے قسمت کی لکیریں پڑھے, اگر جو گرے ہم گر کے اٹھیں گے اب نہ رکیں گے, قدم ہمارے ان سے کہو نہ ہو جائے اب پورے, یہ خواب ادھورے کب ہوں گے پورے. جو کی تھی کبھی پوری ہوئی ہے ابھی, اب تو دعا ہے یہی مل کے چلے ہم سبھی, ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہم مل کے سب محنت کریں گے, جو محنت کرو گے تو جیتو گے تم ہی, تو بڑھتے ہی جائیں رک نہ پائیں منزلوں کی اور, یہ قدم تمہارے یہ قدم ہمارے, تو کر لو اب پورے, یہ خواب ادھورے, یہ خواب تمہارے, یہ خواب ہمارے, یہ خواب تمہارے, یہ خواب ہمارے. ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بڑا کمال کام جو ہے وہ آپ نے کیا, اور ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا جو ہے وہ سانگ بنایا, ایک سٹوری کہ دیے سے دیے جلنے والا حساب, اور اگر سب ایسا ہی شروع کر دیں, ہر انسان کے اندر ایک سٹوری ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے کوئی بھی ایسے بچے جو کہ پڑھائی سے محروم رہ جاتے ہیں, ایسا کبھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہ ہو. بہت بیسٹ کام. یہی چیز ہم لوگوں نے اس گانے میں پیغام دیا ہے کہ کسی طرح بھی کسی ایک آپ بندے کی اگر مدد کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو اپنے اندر رکھتے ہوئے وہ اس مشل کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے, اور اس کے بعد جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ دوسرا بچہ جس کو اس ڈاکٹر نے اٹھایا اور اس کو پڑھائی کے لیے کیا, وہ بھی ایک پریسٹیجیس پروفیشن میں جا کر لگ گیا, اور پھر اس نے اپنی سٹوری رائٹر کے تھرو دوسرے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. تو اگر ہم یہ ساری سلسلے کو اور اپنے ہی معاشرے میں خود اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال کر بھی اس کو شروع کریں
تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت حد تک جو ہے وہ غربت کم ہو سکتی ہے, بچے پڑھنے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. اور میں تو سب سے پہلی بات یہ کروں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ جیسے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن پرابلم صرف اس چیز کی ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہے. تو یہ حوصلہ آپ لوگوں سے ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں اور اچھا کام کر رہی ہیں, چائلڈ لیبر کے لیے کام کر رہی ہیں. ابھی بھی پاکستان میں سڑکوں پہ اگر آپ دیکھیں تو بچے جو ہے وہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی جگہ پر جو ہے وہ مل جاتے ہیں, اشاروں پہ کھڑے ہوئے ملیں گے آپ کو, کہیں بھی ملیں گے. وہ پڑھائی کی طرف آپ انہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ تو راغب کر لیں گے یا چلی جائیں گے, اس کے بعد جب آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں گی تو وہ واپس اپنی جو ہے وہ اسی سچویشن میں آ جائیں گے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آفس آف چائلڈ فیسیلیٹیشن نے ایک پلیٹ فارم بنایا جو کہ ان بچوں کو جا کر سپورٹ کرتا تھا. اچھا. لیکن اس کے پیچھے سے کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ کچھ جو ہے تھوڑے سے پروفیشنل لیول پہ بھی وہ لوگ جا کر ان بچوں سے یہ سارے کام کرواتے ہیں. تو اس پروفیشنل جو لوگوں نے جو ان کے پیچھے کرمنل ایک ایکٹ تھا, ان لوگوں نے جا کر ان بچوں کو دوبارہ سے ان کی فیملیز کو کچھ پیسے دیے اور اس طرح کر کے یہ ایک جو ہے نیگیٹو امپیکٹ جو ہماری سوسائٹی میں چلتا ہے, جن کے پیچھے بڑی ایک جو نیگیٹو اور کرمنل لوگوں کا ہاتھ ہے, اس میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں. صحیح. ہم لوگوں نے ان کو کافی ان کے مائنڈ سیٹ اپ کو چینج کرنے کی کوشش کی, لیکن کچھ لوگ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ تعلیم کی طرف آئیں. اور اچھا, ایسے بھی کچھ والدین آپ کو ملے ہوں گے جو کسی ایسے گینگ کے ہاتھوں جو ہے مجبور یا پریشان ہو کے کہ جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ آگے بھیجتے ہیں مانگنے کے لیے, اور یہ اسٹریٹ چلڈرنس جو ہیں یہ بنتے ہیں اور مختلف جگہوں پر آپ کو کھڑے میں نظر آتے ہیں. تو ایسے والدین سے جب آپ کی بات ہوئی تو وہ تو بالکل نہیں مانتے, وہ تو کہتے ہیں نہیں بچے تو پڑھنے جائیں گے نہیں, کیونکہ انہوں نے آگے جو ہے وہ کہا ہوتا ہے ان کو, اور وہ لوگ جو ہے وہ اپنے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ان کو پک کرتے ہیں, ڈراپ کرتے ہیں, باقاعدہ گاڑیاں ہیں. ہم نے اس پہ ریسرچ کی ہے, میں نے خود جو ہے وہ لاہور کے بہت سے ایریاز پہ جو ہے وہ ریسرچ کی ہے جہاں سے ان لوگوں کو جو ہے وہ پکڑا بھی ہے, دیکھا بھی ہے. بٹ یہ اتنا ہیوج گینگ ہے کہ آپ اس کے خلاف جتنا مرضی کام کر لیں آپ ہار جائیں گے, مگر یہ لوگ ہارنے والے نہیں ہیں. میرا اشارہ بالکل اسی طرف تھا. اصل میں یہ لوگوں نے اتنا زیادہ پلان اپ کیا ہوتا ہے سچویشنز کو کہ وہ ان بندوں کو بھی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو لوگ اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایون کہ مجھے بھی کئی دفعہ ہم لوگوں کے گروپ کو کافی تھریٹس بھی آئی کہ اگر آپ لوگوں نے ان پرٹیکولر ایریاز میں آنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو ٹارگٹ کریں گے, کسی بھی ہارمفل طریقے سے ٹارگٹ کریں یا آپ کو کوئی بھی ویسے جو ہے بائی مینولی بھی کر سکتے ہیں. ایسی چیزیں انہوں نے ہم لوگوں کو کہیں, اور پھر اس کے سلسلے میں ہم لوگوں نے کافی جو ہے لیٹرز ہیلتھ منسٹری وغیرہ کو بھی دیے. ٹھیک. تو لیکن یہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں والدین خود انوالو ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ خود پیچھے ہٹنا بھی نہیں چاہتے. کچھ ایسا والدین کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو ڈرگس میں لگے ہوتے ہیں, پیرنٹس جو ان کے والد ہیں وہ ڈرگس. ڈاکٹر اسما, کبھی گھر والوں نے نہیں آپ کو کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنا کام کیجئے, آپ یہ کس کام میں پڑ گئی ہیں, اپنی جان کو جو ہے وہ آپ نے اتنے مشکل میں ڈال لیا ہے, تو گھر کی طرف سے, امی کی طرف سے, کوئی فادر کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا میرے پیرنٹس کویت میں تھے جبکہ میں یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی تھی. صحیح. تو وہ تو میرے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے تھے کہ اصل میں میری مدر خود بھی جو تھی وہ فیمیل, وہ جو ہے ان کی فائٹر تھی. اچھا. فیمیل ابیوز اینڈ اس میں کافی دیر وہ رہی ہیں, اس میں یونیسیف کے ساتھ ہی. تو وہ مجھے بہت منع کرتی تھی کہ تم بس پڑھائی کی طرف توجہ دو. وہ تو پھر یہاں کی باریکیوں کو زیادہ سمجھتی تھی نا, تو انہوں نے تو آپ کو واقعی روکا ہوگا کہ یہ نہ کریں. جی بالکل صحیح. تو انہوں نے مجھے کافی دفعہ منع کیا کہ بیٹا تم جو ہو بس پڑھائی کی طرف رہو, تمہیں اس سوشل ورکنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر جب میرا رجحان دیکھتے ہوئے اور پھر جب میں نے کچھ اچھے کام کر کے دکھائے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جب ایک سیدھے راستے پر, ایک اچھے راستے پر جب بچے چل رہے ہیں تو انہیں روکنا نہیں چاہیے. صحیح ہے. پھر والدین آ کے جو ہے وہ آپ جیسے ڈٹرمنٹ بچوں کے آگے جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیتے ہیں. بالکل. اب تو بلکہ وہ مجھے خود جو ہے وہ اس کے لیے بجٹ بھی دیتے ہیں, وہ بھی کافی زیادہ اس میں جو ہے اپنا رول پلے کرتے ہیں, اپنے بجٹ میں سے کچھ دیتے ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ ایک این جی او بھی آپ کا یہ سیٹ اپ چل رہا ہے, آپ کے بھائی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو یہ آپ ان بچوں کے لیے کیا کیا کرتی ہیں اس این جی او سے؟ دیکھیں میں نے آپ کو ایک تو پہلے بتایا کہ ہم لوگ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اسکول لیول تک جو کہ جا چکے ہوئے جو اخراجات ہیں, جی ان کی اخراجات ہیں, وہ ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ میٹرک تک کر جائیں.
सही इतनी समझ आ जाए उनमें कि वो पढ़ने लिखने के काबिल और खुद को समझने के, माशरे को समझने के काबिल हो जाए। ठीक है। लेकिन दूसरी कैटेगरी ऐसी आती है जो कि मैट्रिक लेवल तक और FA के लेवल तक भी जा चुकी होती है। सही। लेकिन उन लोगों के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपनी हायर एजुकेशन और जिसके के स्किल एक एजुकेशन होती है उसके लिए अपना खर्चा उठा सके। सही। तो वो लोग फिर उस लेवल पर आके वो लोग अब हम लोगों से बजट भी लेते हैं। ठीक। और कुछ ऐसा होता है कि हम लोग उन्हें कनेक्ट करवा देते हैं किसी भी बैंक वगैरह के थ्रू। अच्छा। जो लोन वगैरह है वो दिलाने में उन्हें इनिशियल हेल्प कर देते हैं। ठीक। लेकिन बाद में वो अपना खुद उसको करते रहते हैं विद द साइड जॉब्स। ठीक है। और विद एनी अदर हेल्प। तो जो आप लोन दिलवाती हैं वो लोन वो वापस भी कर देते हैं या फिर आपको कॉल्स आ रही होती हैं? वो तो फिर बैंक्स और उनका वो होता है ना मामला। ठीक है। इनिशियल जो है, लेकिन आपको पता है कि इसके लिए भी कुछ हम लोगों को भी रिजर्वेशंस रखनी पड़ती हैं और ट्रस्ट इश्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को ओवरकम करना पड़ता है। और सारे मुश्किल कामों का बेड़ा जो है वो डॉक्टर अस्मा ने ले रखा है, राइट? शौक था शुरू से कुछ डिफरेंट करने का? बहुत शौक था। असल में छोटे होते से जब मैं पाकिस्तान आई है, इधर FSC वगैरह स्टार्ट की। अच्छा। तो मैं ये देखती रही थी कि एक दफा मैं टर्की गई तो वहां पे लोगों ने अपने जो गवर्नमेंट था उसने अपने डॉग्स को वो किल नहीं करते थे, जो हमारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं। अच्छा। वो उनको जो है अच्छी तरह वैक्सीनेट करके उनके लिए छोटे छोटे हट्स बना देते हैं और लोग आते जाते जो है वो अपने लिए एक गुडविल जेस्चर के लिए उन्हें खाना वगैरह रख देते हैं, वो खाते हैं, पानी रखते हैं, जूसेस रखते हैं और वो एक स्पेसिफिक जगह उनके लिए दे दी हुई। तो मैं ये करती होती थी कि मेरे इर्द गिर्द जितने स्ट्रे डॉग्स थे मेरे, हम लोगों की स्ट्रीट में थे, हम लोगों की साइड पे थे, जैसे कि अब मैं डिफेंस में रहती हूँ वहां पे जितने हैं मैं उन्हें खाना वगैरह प्रोवाइड करती थी। अच्छा। उनके लिए छोटी छोटी चीजें बना दी, उन्हें ब्लैंकेट्स दे दिए। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स से कहना शुरू कर दिया कि तुम लोगों के घरों में अगर इस तरह ब्लैंकेट्स वगैरह हो या कोई चीजें जो खाने पीने की हो। अच्छा। तो वो इस तरह जमा करके रखा करो। और हम लोग परिंदों के लिए और हम लोग इन डॉग्स और कैट्स के लिए नहीं रहते, ये तो बेजुबान है, इनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं। अगर आपकी ये तजवीज जो है वो हुकूमत वक्त के पास चली जाए, और जो अभी ये PSL का मैच हुआ और उसमें एक कुत्ता जो है वो बड़ी जबरदस्त उसकी एंट्री हुई जो सोशल मीडिया पे बड़ा ऑन एंड ऑन है इस टाइम पे, उसकी तस्वीरें जो है वो वायरल हुई और लोगों ने देखा कि मैच रुकवा दिया उसने। तो अगर ये डॉग्स को जो है वो सेव करने की स्ट्रैटेजी जो है ये पाकिस्तान में भी आ जाए तो मेरा ख्याल है वो डॉग जिसकी वजह से पूरा मैच ही रुक गया था उसको भी जो है वो बेचारे को कोई घर बार मिल जाए। उसने बड़ा वहां पे मतलब एक्टिवली परफॉर्म किया है, बड़ा वो बैठा है और काफी सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो जो है वो वायरल हुई है, लोगों ने उस पर बड़े जो है वो कमेंट्स किए हैं। तो ये आपकी डॉग की बात से जो है वो मुझे वो बात याद आ गई और जो उसके साथ जो है वो जुड़ गई। तो डॉक्टर साहब अब आगे आपके जो है वो प्लानिंग क्या है? अभी मेरा प्लान ये है कि मुझे मजीद अपनी स्टडीज के भी फोकस करना है। ठीक है। स्टडीज भी मैं फैमिली मेडिसिन में करना चाहती हूँ, स्पेशलाइजेशन आगे जी मेडिसिन में करना चाहती हूँ। और उसके साथ साथ मेडिसिन की वैसे कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इसके लिए भी कुछ करें। इसके लिए तो गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है, डॉक्टर्स नहीं कुछ कर सकते। सही है। सारे डॉक्टर्स मिलके, आप डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो हैं सारे मिलके जो है वो इस चीज पर जो है वो आवाज बुलंद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और करते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है वो इतनी ऊंची जाती नहीं है। नहीं, आज हमने आपको इस प्लेटफॉर्म तक बुला लिया है तो इंशाल्लाह ये आवाज जो है वो बड़ी दूर तक जाएगी और इसका जो है वो इम्पैक्ट भी आएगा और लोग इसको जो है वो देखेंगे भी। और साथ ही जो है वो जो भी तजावीज होती हैं हम अपने इस शो के जरिए जो है वो भी देते हैं। और आप जैसे जो लोग काम कर रहे हैं इन प्रोसेस, इंडिपेंडेंट, सबसे बड़ी बात देखिए, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको ना तो सिक्योरिटी है ना सपोर्ट है, उसके बावजूद इतने खतरनाक काम करने और खतरों से खेलने का जो है वो शौक रखना बड़ी बात है। और चाइल्ड लेबर के लिए काम करना इस पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है, मैं जानती हूँ, मैंने स्ट्रीट चिल्ड्रंस पे बड़ा काम किया है और अब तक जो है वो करती हूँ। खासतौर पे सर्दियों का जब भी सेशन आता है तो उस हवाले से भी, खवातीन के लिए भी डेवलपमेंट्स के हवाले से, तो मुझे पता है ये कितने मुश्किल काम है, ये टास्क इतना आसान काम नहीं है जितना आप जो है वो कर रही हैं। और आपका इसमें दिमाग आपका कितना लगता होगा और आपका टाइम कितना लगता होगा वो भी मुझे अंदाजा है कि ये सारी चीजें चल रही हैं। घर को टाइम देती हैं, कुछ कुकिंग में भी इंटरेस्टेड है या नहीं? कुकिंग वगैरह तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सही है। खाना अच्छा लगता है?
کھانا بہت اچھا لگتا ہے. لاہور میں بندہ ہو, لاہوری ہو, کھائے نہ تو یہ تو بالکل ہی. آپ کی ویسے صحت دیکھ کے لگتا ہے نہیں کہ لاہوری کھانے کھاتی ہوں گی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اپنی صحت پہ کمپرومائز نہیں کرتی. اچھا, ایک وقفہ میں اپنے جم کے لیے رکھتی ہوں. اچھا. اور اس کے علاوہ جاگنگ وغیرہ میں کرتی ہوں, بلکہ میں لوگوں کو بھی یہ مشورہ دیتی ہوں اور ان کو کافی بیوٹی ٹپس وغیرہ بھی دیتی رہتی ہوں کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اچھا کیری کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنے کھانے وغیرہ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو. اگر آپ سے ڈائٹ پلاننگ مطلب بنوائی جائے, کوئی چارٹ شارٹ بنوایا جائے تو آپ بنا دیں گی؟ بالکل بنا دیں گی. آپ نے پروگرام میں وعدہ کر لیا ہے. بس ٹھیک ہے, وعدہ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے گا کہ لاہوری کھانوں میں کون سا کھانا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے؟ مجھے نہاری بہت اچھی لگتی ہے اور بریانی مسالے وغیرہ والی وہ بہت اچھی لگتی ہے. بیسیکلی چائے بنا لیتی ہیں؟ چائے تو میں بہت اچھی. انڈا بوائل کر لیتی ہیں؟ ہاں وہ بھی. بس پھر یہ دونوں کام اگر آپ کو آتے ہیں تو پھر سارے کام آتے ہیں. صحیح ہے, فوڈ لور ہیں آپ؟ بالکل, بہت بڑی. اچھا صحیح ہے. تو یہ لڑکیوں والی فوڈ بھی پسند ہے, یہ دہی بلے, گول گپے اور یہ سارا, یہ اس طرح کی بھی چیزیں کھاتی ہیں یا ذرا اوائڈ کرتی ہیں گلے کی وجہ سے؟ تھوڑا سا اوائڈ کرتی ہوں کیونکہ گانا وغیرہ بھی گانا ہوتا ہے. کالج لیول پہ بھی میں کافی گانے گاتی ہوتی تھی, اپنی میوزک سوسائٹی میں تھی, آرٹ اینڈ ڈیزائن سوسائٹی میں تھی, تو اس کے لیے یہ چیزیں تھوڑا سا میں اوائڈ کرتی تھی. ڈاکٹر صاحبہ, اب گانے کی بات ہو رہی ہے تو ویسے تو میں نے آپ سے فرمائش کرنی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ اب بنتی بھی ہے. کچھ چند ایک اپنی پسندیدہ کسی گانے کے جو ہے وہ اگر آپ ہمیں سنا دیں ایسے لائیو. اپنا گانا کہ کسی اور کا گانا؟ آپ کی مرضی ہے, جو آپ کو پسند ہو. اچھا, اپ ٹو یو. اس ٹائم تو مجھے علی ظفر کا گانا ایک بہت اچھا یاد ہے. اچھا ضرور, وہ میں گنگنا دیتی ہوں. جگنوں سے بھر لے آنچل بھیگ جائے, کہیں نہ یہ پل کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. او کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. مانگ میں تیری آسماں بھر دوں, تیرے قدموں میں یہ جہاں رکھ دوں. بیت جائے کہیں نہ یہ پل, بیت جائے کہیں نہ یہ پل, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. اچھا, گانا بھی آپ کو وہی پسند ہے اپنے کام سے ریلیٹڈ؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب گانا بھی وہی گنگنایا ہے, کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل. جی ابھی آج کی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے, آپ بھی جو ہے وہ انہی لوگوں میں شامل ہیں. کامیاب لوگوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کل جو ہوگا دیکھی جائے گی. آج ابھی اس وقت جو ہو رہا ہے نا, بس اس پہ جو ہے وہ کانسنٹریشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. ڈاکٹر اسما علی ساہی صاحبہ, آپ کا یہاں تشریف لانے کا کوہ نور ایٹ 9 میں بہت شکریہ, اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کو کسی دن بلائیں گے تو اور بہت ساری ڈھیر ساری جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ آپ سے ہوں گی. آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہت خوش بھی ہوئے, اور ظاہر ہے کہ موٹیویشن ملتی ہے. ایک ڈاکٹر, ایک پرسنالٹی جو لوگوں کے ذہن میں جو ہے وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ شاید ڈاکٹر اپنے شعبے میں ہی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز جو ہے وہ نہیں کرتے. لیکن اب جو ہمارے ینگسٹر ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, وہ بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں. اور آج کی مہمان ڈاکٹر اسما علی ساہی سے مل کر آپ کو کیسا لگا, ضرور ہمیں جو ہے وہ کمنٹ کیجیے گا, بتائیے گا کہ پروگرام آپ کو جو ہے وہ کیسا لگا. اسی کے ساتھ ابھی اس وقت کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اللہ نگہبان.